हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू आईपीओ के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि 29 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस आईपीओ से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इस एक वीडियो में आपके सारे आंसर मिलेंगे। तो ये जो कंपनी है काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। ये जो कंपनी है आदित्य ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी का नाम है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड, जिसका आईपीओ 29 तारीख को ओपन होने जा रहा है। और इस वीडियो के अंदर हम इस आईपीओ के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम इस कंपनी का शॉर्ट में बिजनेस समझेंगे और तो इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी जानेंगे। उसके साथ साथ ये कंपनी क्या हमें लॉस देगी या प्रॉफिट में ओपन होगी, वो सब पूरा रिव्यू करेंगे इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर। तो पहले हम इस कंपनी का बिजनेस जानते हैं, कंपनी करती क्या है, शॉर्ट में समझते हैं। तो ये जो कंपनी है दो टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी जो है सीसीटीवी को मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहीं पर दूसरा जो है डीवीआर को मैन्युफैक्चरिंग करती है। डीवीआर होता क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ये दोनों चीज़ें कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ साथ ये जो कंपनी है आदित्य इन्फोटेक, इसने 2017 में डिक्सन टेक्नोलॉजी को तो आप सभी जानते ही होंगे। तो 2017 में ये आदित्य इन्फोटेक डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ जॉइंट वेंचर किया था, वो भी किस चीज़ के लिए, सीसीटीवी और डीवीआर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद इस कंपनी ने 2018 के अंदर इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, ये दोनों कंपनी ने। और आज के टाइम में देखा जाए तो जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है उसने आदित्य इन्फोटेक के अंदर 6.65% का स्टेक खरीद लिया, स्टेक एक्वायर कर लिया आज की डेट में, मतलब 2024 में इसने स्टेक एक्वायर कर लिया है। तो इतने बड़े जो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसका इस कंपनी के अंदर स्टेक खरीदना काफ़ी अच्छा है ये इस कंपनी के लिए। और तो और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो ऑफिस की बात करें तो इंडिया के अंदर 40 से ज़्यादा ऑफिस है इस कंपनी के, और इंडिया के अंदर ही 10 से ज़्यादा सर्विस सेंटर है। उसी के साथ साथ इस कंपनी के पास 970 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। और तो और अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो काफ़ी भरोसेमंद पार्टनर्स है इस कंपनी के पास, और इंडिया के अंदर 800 से ज़्यादा इसके पास पार्टनर्स है। वहीं पे ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर 500 से ज़्यादा टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर फैली हुई है। मतलब इंडिया के अंदर ये कंपनी पूरे तरीके से फैली हुई है। और इस कंपनी का जो ब्रांड है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, CP प्लस करके एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है इस कंपनी का, जिससे ये कंपनी CCTV और DVR के अंदर काम करती है। DVR जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके अंदर ये CP प्लस ब्रांड का ही यूज़ करती है। ये जो कंपनी है एडवांस वीडियो सर्विलेंस सॉल्यूशन के अंदर इंडिया के अंदर तो सर्विस ये प्रोवाइड कराती है, इंडिया के बाहर भी कंट्रीज़ में और अदर कंट्रीज़ में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये जो कंपनी है 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे काम करती है। उसके साथ साथ इंडिया के बाहर भी 180 कंट्रीज़ के अंदर अपने सर्विस को प्रोवाइड कराती है। ये सॉल्यूशन ये जो एडवांस वीडियो सर्विलेंस जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराती है सर्विस, ठीक है, ये कंपनी। और तो इस कंपनी को जो है गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी अच्छा इसको ऑर्डर मिलता है इस कंपनी को गवर्नमेंट से। ये जो कंपनी है जो CCTV और DVR मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके लिए जो रिसर्च डेवलपमेंट और जो ये मैन्युफैक्चरिंग है सब कुछ इंडिया के अंदर ही करती है। मतलब ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है इंडिया के चीज़ों को लेकर, क्योंकि कंपनी इंडिया के अंदर ही सब कुछ पूरा काम ये इंडिया के अंदर ही कर रही है। ये CCTV कैमरे मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको लग रहा है CCTV कितना छोटी सी बात है, लेकिन ये CCTV जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, और ये DVR ये काफ़ी बड़े लेवल में कर रही है। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़े लेवल में काम कर रही है, वो भी इंडिया के अंदर। मैंने बताया कि 500 से ज़्यादा टाउन्स के अंदर ये फैली हुई है, मतलब इंडिया के अंदर पूरी तरीके से अच्छे लेवल में फैली हुई है। लेकिन इंडिया के बाहर भी, जैसे मैंने बताया, 180 कंट्रीज़ में फैली हुई है। वहीं पर ये कंपनी जो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ भी जुड़ी हुई है। अभी जैसे मैंने बताया डिक्सन टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी कंपनी है, जिसके साथ इसने जॉइंट वेंचर पहले किया था, अब उस कंपनी ने इसमें स्टेक खरीद लिया है, ठीक है। तो ये कंपनी इस बेस पे जो इसका वर्क दिख रहा है काफ़ी शानदार वर्क है। अब हम सीधे बात करते हैं इस आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। तो ये जो कंपनी का आईपीओ है वो 29 तारीख को ओपन होने जा रहा है, और 31 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। और इसका जो इशू प्राइस रखा गया है वो 640 रुपये से लेकर 675 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं पे कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्टेड होगा। और तो और इसके अंदर सिर्फ जो रिटेलर्स की बात करें ना तो सिर्फ 10% ही रिटेलर्स को दिया गया है। ध्यान रखिए, नॉर्मली आईपीओ के अंदर 35% रिटेलर्स के लिए रखा जाता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 10% ही हिस्सेदारी रखा गया है रिटेलर्स के लिए। वहीं पे जो इशू साइज़ की बात करें यानी मार्केट कैप की बात करें तो 1300 करोड़ का ये इसका मार्केट कैप होगा, वो लिस्टिंग से पहले। लिस्टिंग के बाद करीब करीब ये 8000 से लेके और 9000 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा इसका मार्केट कैप। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है, जो कि नॉर्मली 10 रुपये होता है, लेकिन इसने ऑलरेडी स्टॉक को स्प्लिट कर चुका है, तो ये अब 1 रुपये पर इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू है। वहीं पे जो यहाँ के जो एम्प्लॉई है उनको 60% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा आईपीओ अप्लाई करने पर शेयर पर। और तो और लिस्टिंग से पहले जो प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 92.98% प्रमोटर्स होल्डिंग होगा। वहीं पे लिस्टिंग के बाद इसमें 76.7% प्रमोटर्स होल्डिंग रह जाएगा।
जब 31 तारीख को लास्ट अप्लाई डेट होगा तो उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त में आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला। अगर मिला होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में शो करेगा। वहीं पर अगर ये नहीं मिला होगा तो ये 4 अगस्त को आपके अकाउंट में वापस रिफंड कर दिए जाएंगे आपके पैसे। एक शेयर का प्राइस 640 से लेकर 675 रखा गया है। वहीं पे एक लोट के अंदर 22 शेयर्स मिलेंगे और एक लोट का जो प्राइस होगा वो 14,850 रुपये रखा गया है। वहीं पे स्मॉल HNI कोटे की बात करें तो मिनिमम लोट 14 अप्लाई किया जा सकता है और बिग HNI कोटे की बात करें तो जो मिनिमम लोट साइज होगा 68 लोट अप्लाई कर सकता है। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्च 2023 में कंपनी का जो एसेट्स था वो 1700 के आसपास था, लेकिन ये मार्च 2025 में बढ़कर 3,174 करोड़ के आसपास पहुँच गया। वहीं पे कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी आप देखेंगे कि मार्च 2023 में कंपनी के पास 2,295 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू हुआ करता था, लेकिन मार्च 2025 आते आते ये रिवेन्यू बढ़कर 3,122 करोड़ का हो गया। और तो और कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि मार्च 2023 में कंपनी जो है 108 करोड़ का ही प्रॉफिट करती थी, लेकिन आज के टाइम में मतलब मार्च 2025 में ये प्रॉफिट बढ़कर 351 करोड़ का हो गया। तो देखा जाए कि 3 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है 3 गुना हुआ है। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट हर साल निकाल पा रही है। और तो और कंपनी का जो रिवेन्यू है, कंपनी का जो सेल है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कंपनी का एसेट्स भी अच्छा खासा जंप कर रहा है। वहीं पे कंपनी का अगर ईबिटा मार्जिन की बात करें तो वो ईबिटा की बात करें तो वो भी आप देखोगे मार्च 2023 में कंपनी के पास 181 करोड़ का ईबिटा था। वहीं पे मार्च 2025 आते आते कंपनी का जो ईबिटा है 258 करोड़ के आसपास पहुंच गया। वहीं पे कंपनी के नेटवर्थ की भी बात करें तो मार्च 2023 में 311 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेटवर्थ हुआ करता था, लेकिन मार्च 2025 आते आते ये नेटवर्थ बढ़कर 1,017 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो आप अगर नेटवर्थ भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा जंप किया है लास्ट 3 साल के अंदर नेटवर्थ कंपनी का। अब अगर कंपनी के रिजर्व और बोरिंग की बात करूं तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्च 2023 में कंपनी के पास 308 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, लेकिन मार्च 2024 में ये बढ़कर और 421 करोड़ का हो गया। उसके बाद मार्च 2025 में और बढ़कर 994 करोड़ के पास पहुंच गया। तो कंपनी का रिजर्व जो है हर साल बढ़ा है और अच्छा खासा बढ़ा है। वहीं पर कंपनी का बोरिंग भी अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 में कंपनी के पास 409 करोड़ के आसपास का बोरिंग हुआ करता था, लेकिन अब जाके कंपनी का जो बोरिंग है अभी भी 412 करोड़ के आसपास ही है। मतलब कंपनी के पास जो बोरिंग है उसके मुकाबले रिजर्व काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। कंपनी के पास 412 करोड़ का रिजर्व बोरिंग है, तो वहीं पे जो रिजर्व है वो 994 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है इस टाइम। तो अच्छा खासा कंपनी ने रिजर्व रखा हुआ है। कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि करीब करीब 7,000 करोड़ के प्लस की इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी में आ जाता है, ठीक है, और 7,000 करोड़ की कंपनी है। तो देखा जाए तो ये कंपनी जो है एक मिड कैप की कंपनी है जो कि 8,000 से 9,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हो जाएगा लिस्टिंग के बाद। वहीं पे अगर मैं इसके कुछ की पॉइंट्स की भी बात करूं तो उसको भी एक देख लेते हैं एक बार। तो इस कंपनी का जो फंडामेंटली की पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं। तो कंपनी का जो ROE है और ROC है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ROE देख रहे हो आप 34.53% इसका ROE है। वहीं पे ROC देखेंगे तो 33.27% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये 15% से अगर ऊपर हो ना, जितना ऊपर हो उतनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। वहीं पे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो भी देखोगे पॉइंट में 41 है। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि अगर ये पॉइंट में हो या फिर ये जीरो हो ना ही हो तो अच्छा है, और वो भी 1 से नीचे होना चाहिए, हो भी तो 1 से नीचे तो वो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो उसके पास जो डेट टू इक्विटी है वो भी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा हाई नहीं है, कम है, लेकिन है इसके पास बोरिंग, ठीक है। ये बोरिंग को शो करता है, कर्जे को शो करता है। वहीं पर जो RONW है ये कंपनी का 34.53% है, जो कि काफ़ी अच्छा है ये भी कंपनी का। वहीं पे पेट मार्जिन जो कि प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जो है 11.25% इसका पेट मार्जिन है, जो कि काफ़ी अच्छा पेट मार्जिन है। वहीं पे इबिटा मार्जिन की बात करें तो ये भी 8.27% का है, जो कि ये भी ठीक ठाक है इसका इबिटा मार्जिन। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो ये 7 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, जो कि देखा जाए तो ये एक फेयर वैल्यू के आसपास चल रहा है। मतलब ये ओवर वैल्यू नहीं है, कंपनी बहुत ज़्यादा भागी हुई नहीं है, अच्छा खासा आपको अभी भी इसके अंदर दम देखने को मिल सकता है रिटर्न के मामले में। तो वहीं पे आप इसको EPS को भी देखोगे तो कंपनी का जो EPS है ये अभी लिस्टिंग से पहले 32 के आसपास चल रहा है, लिस्टिंग के बाद ये करीब 29.98 पहुंच जाएगा, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इसका EPS है। EPS जितना ज़्यादा हो ना उतना अच्छी बात होती है। अगर EPS 5 रुपये से ऊपर हो ना तो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और इसका देखिए 30 के आसपास तो इसका EPS चल रहा है लिस्टिंग के बाद, जो कि काफ़ी अच्छा है इसका। वहीं पे P रेशियो की बात करें तो 21 के आसपास जो इसका PE रेशियो है वो लिस्टिंग से पहले 21 के आसपास रहेगा, लिस्टिंग के बाद ये 22.52 पहुँच जाएगा, जो कि देखा जाए
तो अगर 30 से ऊपर इसका EPS हो, पी रेशियो हो ना, तो कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड माना जाता है। लेकिन इसका देखिए पी रेशियो देखिए 22 साढ़े 22 के आसपास चल रहा है इसका पी रेशियो, ठीक है। तो देखा जाए तो कंपनी अभी फेयर वैल्यू के आसपास है, बहुत ज़्यादा भागी नहीं है, अभी इसमें काफ़ी अच्छा दम है जो अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर आपको अभी भी ये दे सकती है। तो अब बात करें कि कंपनी अगर लिस्ट होती है तो कितना हमें पॉजिटिव में रिटर्न निकालेगा या नेगेटिव में जाएगा। तो ये जो कंपनी है, जो कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि कंपनी कैमरे सेक्टर के अंदर काम करती है, कैमरा मैन्युफैक्चरिंग, वहीं पर जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर ये सब मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन छोटे लेवल में काम नहीं करती, बहुत बड़े लेवल में। और इसका जो ब्रांड है ना CP प्लस, काफ़ी बड़े लेवल में ये लीडिंग ब्रांड है। आपको इंडिया के अंदर आपको इसका ब्रांड कहीं भी देखने को ईजिली मिल जाएगा। मतलब जैसे आप कोलगेट हुआ, ये सब डाबर हो गया, ये सब के प्रोडक्ट आपको इजीली देखने को मिलते हैं ना, इसी तरीके से इसका भी ब्रांड आपको इजीली देखने को मिल जाएगा CP प्लस के नाम से। तो इस बेस पर इस कंपनी का जो बिजनेस है मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। गवर्नमेंट के साथ भी अच्छा खासा इसको बिजनेस मिलता रहता है, वर्क जॉब मिलता रहता है, इसको काम मिलता रहता है गवर्नमेंट से। उसके साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज़ का भी इसके साथ इस कंपनी में हिस्सेदारी है। जैसे कि अभी मैंने बताया डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, एक बार उसको जाकर देखना, वो बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है वो भी। तो वहीं पे अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ तो वो फंडामेंटल्स लेवल पे भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। कंपनी के पास कर्जा तो है, लेकिन उसके मुकाबले उसके पास रिजर्व बहुत अच्छा है। वहीं पे कंपनी जो है ना फेयर वैल्यू पे चल रही है, ओवर वैल्यूड नहीं है कंपनी, अच्छा खासा पी रेशियो है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पा रही है, नेगेटिव में कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस बेस पर अगर मैं बात करूँ कंपनी कितना % रिटर्न निकालेगी, तो कंपनी पहला नंबर पॉजिटिव में ओपन होगी। दूसरा नंबर अगर मैं मिनिमम से मिनिमम रिटर्न की भी बात करूँ ना, तो 20% ये सबसे मिनिमम रिटर्न है जो ये कंपनी निकालनी चाहिए लिस्टिंग के बाद। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ ना, तो 40% के आसपास आपको ये रिटर्न निकालते हुए दिख जाएगी लिस्टिंग के बाद। मतलब मोटा मोटी देखें तो करीब करीब लिस्टिंग होते ही ये 25 से 30% के आसपास रिटर्न निकालते हुए आपको दिख जाएगी लिस्टिंग के बाद। तो आप इस IPO के अंदर बिल्कुल अप्लाई करके चलिए, क्योंकि अगर ये आपको कंपनी 20% भी मिनिमम रिटर्न निकाल कर दे देती है ना, तो आपके लिए IPO बहुत बेस्ट होगा। तो ये आपको IPO जरूर अप्लाई करना है। इस IPO के अंदर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से भी बहुत अच्छा व्यू रख सकते हो, क्योंकि अभी सिर्फ ज़्यादा नहीं 7,000 से 8,000 करोड़ की इसका मार्केट कैप है, कल को 10,000 20,000 करोड़ भी पहुंच सकता है, 50,000 करोड़ भी पहुंच सकता है। तो उस हिसाब से इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू भी रख सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये। और तो और मार्केट शेयर कैप्चर करती है, जिस बिजनेस के अंदर है ना उसके अंदर ये 70 से 75% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। तो इस लेवल पे भी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। अब अगर कहा जाए लिस्टिंग के बाद जो रिटर्न निकाल के देगी ना, वो करीब करीब 25% से लेके 30% के बीच में आपको दिख जाएगा। और ऊपर की बात करें तो 40% से ज़्यादा का भी रिटर्न निकाल कर ये आराम से दे सकती है, ठीक है। तो इस बेस पर आप इसमें जरूर अप्लाई करिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म पर्पज से भी, दोनों पर्पज से बिल्कुल इसमें अप्लाई करना है, अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।